ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8 ये आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। कैसे खत्म कर सकते हो मैं बताता हूँ। इस लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन बहुत कैलकुलेशन वाइज बढ़ा जाता है। आई रिपीट, लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत बढ़ा जाता है। तो इसीलिए अगर सुटेबल इंटरपोलेशन उन्होंने बोला तो आप मेरी बात सुनो, आप जाओ न्यूटन्स के फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको फ्लो चार्ट समझ में नहीं आता है, तो आप अगर डायरेक्ट फ्लो चार्ट के लिए जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। रीजन बताता हूँ क्यों। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज करी है मैंने, आपको पूरे के पूरे आपके अब तक जितने सारे पेपर्स हुए वो सारे। डू आई नीड टू से मोर? जल्दी से बताओ, आप खुद देख रहे हो कितने टिक मार्क्स किसको है और कौन बड़ा प्लेयर है इसमें। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किस चीज की हम लोगों को करनी है? तो भाई साहब सब कुछ आपके सामने आपके सर ने रेडी रखा हुआ है, आप देख सकते हो। यूनिट 6 में आपको एंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यार यूनिट नंबर 6 में उन्होंने लीनियर मैपिंग के ऊपर कुछ सम्स पूछने की कोशिश करी है जो कि सच में डिफिकल्ट है। तो बस उतना ही पैच है जो कि आपको टफ जा सकता है। आप 3, 4, 5 को बढ़िया से करके ही जाओ। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स 3rd ईयर मैकेनिकल पुणे यूनिवर्सिटी की एंड सेमेस्टर एग्जाम्स का एक बहुत ही खतरनाक वाला सब्जेक्ट है। तो भाई साहब यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 में से क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है ये हम लोग फटाफट देखेंगे। मीनवाइल जितने सारे प्रीवियस पेपर्स हुए थे 70 मार्क्स के, उन सारे पेपर्स की यार मेरे पास ना मॉडल आंसर्स की कॉपी है। इस वजह से जितने सारे नोट्स अगर आप देखोगे, जितने भी मैंने कोर्स में अपडेट किए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको वहां पे जरूर दिखाई देंगे। बस आपको ढंग से देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं अभी बिना टाइम गंवाए कि भाई ये है क्या, किस तरीके से हम लोगों को वर्कआउट करना है। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। मैं आपको बस स्ट्रेटेजी बता देता हूं। आई एम नॉट श्योर कि आपको ये कितना दिखाई देगा, किस हिसाब से दिखाई देगा, बट मैंने यहां पे बहुत अच्छी चीज करी है। मैंने आपको पूरे के पूरे आपके अब तक जितने सारे पेपर्स हुए वो सामने रखे हुए यूनिट वाइज। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस इज यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 के जितने सारे पेपर्स, भाई हुए कितने पेपर्स, 3 पेपर्स, तीनों पेपर्स मैंने यहां पे आपके सामने रखे हुए। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 तीनों पेपर्स के अभी अपने सामने हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, कम ज्यादा दिख रहा होगा, उनके लिए मैं तो सपोर्ट करने के लिए हूं ही। मीनवाइल व्हाट आई विल डू इज दैट मैं ऐप पे अपने कंटेंट सेक्शन में ये वाली पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, सो दैट आपके लिए ये चीजें आसान हो जाए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद यूनिट नंबर 3। आपको कैल्सी की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप अब तक दोस्त कैलकुलेट कर रहा था और आप आंसर्स लिख रहे थे तो आप गलत जा रहे हो। भाई अपना खुद का पर्सनल कैल्सी होना चाहिए, तब जाके खुद कैलकुलेशंस करो और आंसर्स लेके आओ। आपको क्या लगने वाला है, 100 पेजेस की रफ बुक लगेगी, कैल्सी साथ में लगेगा। ये सारी चीजें लेके आप सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठो। उसके साथ साथ मैं बताता हूं सर आप ये सारे रेफरेंसेस ले कहां से रहे हो। तो जैसे कि मैंने बोला यार, इतने सारे लोकल ऑथर्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं, बाकी बुक्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन इस बारी मेरे को बाकी बुक्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पेपर इस तरीके से सेट किया गया था। हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो दिस इज जून 2022 का पेपर। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बस आपको बता दूं कि भाई साहब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहां पे पहला सवाल जो पूछा हुआ है, देखो जो सवाल जिसके इसके पूछे हुए उनको मैं यहां पे टिक करते हुए जाऊंगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई आपके पूरे के पूरे यूनिट नंबर 3 में किस पे ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए, उस हिसाब से आप आपकी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू समथिंग। ये देख लो, पहला सवाल अगर आप रीड करोगे ना, you'll find कि ये पहला सवाल है गॉस क्वाड्रेचर के 2 पॉइंट वाले मेथड के ऊपर। ये देखो गॉस लीजेंडर्स की क्वाड्रेचर वाली मेथड, जहां पे आपको ये पहला सवाल आया हुआ है, तो मैंने यहां पे पहले टिक कर दिया। राइट, अब ये है क्या, इसमें 2 वर्जन है, एक 2 पॉइंट का है, एक 3 पॉइंट का है। उसमें से 2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ भी आ सकता है। तो गॉस लीजेंडर्स पे भाई अपने को एक सवाल यहां पे दिखाई दिया। उसके बाद ड्रॉ फ्लो चार्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब देखो यहां पे आपको मल्टीपल टाइम सेम नाम दिखाई देंगे। आप बोलोगे सर ये क्या चल क्या रहा है, तो बता दूं आपको, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, ये जो आपको 3 सेक्शंस दिखाई दे रहे, दिस इज नथिंग बट फॉर सिंगल इंटीग्रेशन। दिस इज फॉर सिंगल इंटीग्रेशन। अब बोलोगे सर उसके बाद क्या, ये जो आपको बचे हुए वापस रिपीट 2 नाम दिखाई दे रहे, ये जो 2 नाम है, ये 2 नाम है फॉर डबल इंटीग्रेशन। और ये अपनी दुनिया में भाई ये पूरा अलग ही है। सो यहां पे मैंने इसको डबल इंटीग्रेशन के तौर पे लिख दिया। ध्यान से देखना,
अब देखो यहां पे एक सवाल हो गया, उसके बाद एक फ्लो चार्ट पूछा है, फ्लो चार्ट 3/8 का पूछा है, तो फ्लो चार्ट के लिए मैं काम करता हूं येलो सॉरी एक सिर्फ यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ वेलोसिटी और टाइम के बारे में बात करिए, और उन्होंने बोला है कि सिम्पसन्स का 1/3 रूल यूज करो। ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, सिम्पसन्स का 1/3 रूल के ऊपर आपको सवाल आया हुआ है, ये देखो मैंने टिक कर दिया। उसके बाद डबल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल का एक हम लोगों को क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो एक पूरा पेपर हम लोगों ने एनालिसिस किया, जितने सारे टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं उन सारे टॉपिक्स में से किसके किसके ऊपर सवाल आया ये हम लोगों को अब तक पता चला यूजिंग वन पेपर। उसके बाद आते जनवरी 2023 का पेपर। मार्किंग अगर चाहिए तो मैं फटाफट कर लेता हूं यार। डबल इंटीग्रेशन पूछा हुआ है सुटेबल मेथड से, तो सुटेबल मेथड भाई हम लोग यहाँ पे ट्रेपेजोइडल से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट इज सिम्पसन्स का 3/8 वाला रूल, सिंगल इंटीग्रेशन के लिए पूछा हुआ है, ये देखो सिम्पसन्स का 3/8 का रूल। नेक्स्ट सवाल है थियरी क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल बेस्ड है, वर्क डन यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल पूछा है, ये देखो। एंड देन फाइनल वापस से यहां पे दो सवाल है, उसमें से एक सवाल अगेन गॉस वाले पे आया हुआ है, एंड ट्रेपेजोइडल का हम लोगों को फ्लो चार्ट पूछा हुआ है। तीसरा भी पेपर पहले तो मैं मार्क कर लूं फिर डिस्कशन करते हैं। ये देखो वापस डबल इंटीग्रेशन सिम्पसन्स 1/3 को यूज करके आया हुआ है। उसके बाद आया हुआ है फ्लो चार्ट ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल, फ्लो चार्ट सिम्पसन्स 1/3। ओके, नेक्स्ट इज लीजेंडर्स पे आया हुआ है गॉस लीजेंडर्स, और उसके बाद ट्रेपेजोइडल रूल पे, ट्रेपेजोइडल फॉर डबल है सिंगल है, एक और आया ट्रेपेजोइडल पे। और उसके बाद एक आया है ये वाला, आप कोई भी मेथड यूज करो, सिम्पसन्स 1/3 से भी किया तो भी चलेगा। चल अब देखो सब कुछ आपके सामने, देख के मुझे फटाफट बताओ आपने, आई थिंक सो ये सारे लाइनअप्स जो किए हुए उससे आपको पता चल चुका होगा। दोस्तों देख लो आपको जो सवाल पूछे जाते हैं वो किसके किसके ऊपर है। अब देखो ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8 ये आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। कैसे खत्म कर सकते हो मैं बताता हूं। इसके लिए बस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत इधर उधर का चेंज है, बाकी इसमें अगर आप देखो तो सॉल्विंग वाइज कुछ भी अलग सा चेंज नहीं है। इसका मतलब है ये तीनों हम लोग 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं। आप बोलोगे सर तीनों को अगर 1 घंटे में खत्म करना है तो आपको क्या गारंटी किसके ऊपर क्या समाएंगे। देखो सम्स तो आप देख सकते हो, सिम्पसन्स 1/3 बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप देख सकते हो तीनों पेपर में तीनों सम्स जो आ चुके हैं वो सिम्पसन्स 1/3 के हिसाब से सॉल्व हो सकते हैं। और उसके बाद सिम्पसन 3/8 पे एक सम आया है एंड फ्लो चार्ट। अब ये जो फ्लो चार्ट है इस पे बहुत झगड़े होते हैं यार, फ्लो चार्ट हर एक बुक में अलग अलग दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से मैंने फ्लो चार्ट आपको दिखाया है आप वो फ्लो चार्ट वहीं पे फॉलो करो, उसी हिसाब से जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको फ्लो चार्ट समझ में नहीं आता है, तो आप अगर डायरेक्ट फ्लो चार्ट के लिए जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि फ्लो चार्ट समझने के लिए पहले ये बेसिक सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पता होना जरूरी है, राइट। अलोंग विद दिस डबल इंटीग्रेशन में अगर जाओगे तो ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन्स 1/3 दो आपको वर्जन दिखाई दे रहे हैं, उसमें से सिम्पसन्स 1/3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, ट्रेपेजोइडल आप फटाफट कर सकते हो। एंड देन द लास्ट वाला बंदा दैट इज गॉस लीजेंडर्स। मुझे पर्सनली लगता है ये बहुत आसान है, जस्ट बिकॉज किसी और बुक में कुछ और मेथड दी जाती है इसलिए बच्चे डरते हैं। मैं आपको बता देता हूं गॉस लीजेंडर्स जिस तरीके से मैंने अपने ऐप पे दिया हुआ है उसी मेथड को आपको यूज करना है। देखो उसमें 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ऐसे दो वर्जन है, उसमें से जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट है उसमें ए और बी फाइंड करना पड़ता है। जब 2 पॉइंट होता है तो वहां पे x1 और x2 को फाइंड करो, जहां पे 3 पॉइंट है वहां पे x1 x2 और x3 को आपको ध्यान से फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला फिक्स्ड है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, और लेंथ भी छोटी है सम की। आप कोई भी सम अगर आप देखोगे यहां पे ना लेंथ वाइज देखोगे, फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी सर गॉस लीजेंडर्स का जो सम है वो कितने मार्क्स के लिए आया हुआ है, तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, ये कितने मार्क्स के लिए आया हुआ है। देखो यहाँ पे 9 मार्क्स के लिए आया हुआ है। बट अलोंग विद दिस अगर आप बोलोगे सर कुछ और बता दो हमें, और गॉस जेंडर्स कितने मार्क्स के लिए आया, तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट का कितने मार्क्स के लिए आया भाई, 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे वापस से गॉस वाला जो आया हुआ है वो कितने मार्क्स के लिए आया हुआ है, 5। तो कभी 5 कभी 9। मैं आपको बता दूं 9 मार्क्स के लिए आया तो लॉटरी लगेगी, लेकिन 5 मार्क्स के लिए आया तो भाई मेहनत हम लोग को करनी पड़ेगी। सो ये आपका ओरल एनालिसिस है, ये छोड़ के आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। बुक में से कोई भी अलग से पार्ट लेके मत आओ पिक्चर में, ये आपके तीनों पेपर्स आपके सामने रखे हुए। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर थ्योरी कितनी आती है। मैं बताता हूं ये पूरा सब्जेक्ट जो है वो 3 सेक्शंस में बटा हुआ है।
सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स, उसके बाद थियरी और उसके बाद है फ्लो चार्ट वाला सेक्शन। तो आप पकड़ के चलो कि आपको 2 फ्लो चार्ट कम से कम एग्जाम में आते हैं, उसके साथ साथ 2 थियरी क्वेश्चंस आप पकड़ के चलो और बचा हुआ सब कुछ जो है वो न्यूमेरिकल लेगा। इसका मतलब है न्यूमेरिकल बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है, ये बात आप समझ लो। रहा सवाल सर थियरी क्वेश्चन, तो थियरी में भाई अपने को चेपना पड़ेगा, जितने जितने सवाल आ रहे हैं जिस हिसाब से आ रहे हैं आप धनादन धनादन जितना आगे का पीछे का पता है उसके रिगार्डिंग एक आध एग्जांपल लेके उसको ठोक दो, तब जाके आपका काम बनेगा। अब हैविंग सेड दैट, आप देख लो यही इतने ही टॉपिक्स है जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना है, कोई इसमें से एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं करेगा। अब सर ये बहुत टफ जा रहा है, बताओ ना इसमें से किसको स्किप कर सकते हैं। मैं बताता हूं, आप ये तीनों एक साथ कर सकते हो, तो तीनों में से किसी एक को स्किप करना मतलब यहां पे हम लोग पागल हो जाएंगे, ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। तो ये तीनों के तीनों आपको करने। अब रहा सवाल ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन्स वन थर्ड में से, ट्रेपेजोइडल थोड़ा सा इजी है, सिम्पसन्स वन थर्ड में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जाते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि भाई कैसे किया हुआ इन लोगों ने, क्योंकि एज वाले टर्म रहते हैं, सेंटर वाले टर्म रहते हैं, कॉर्नर वाली टर्म्स रहती है, तो इस वजह से यहां पे थोड़ा काम करने में हम लोगों को मेहनत लगती है। अब गॉस लीजेंडर जैसे मैंने बोला 2.3 पॉइंट है, काफी आसान है, इतना ज्यादा टाइम हम लोगों का नहीं जाएगा। अब मुझे बताइए ये यूनिट नंबर 3 के सारे सवाल, क्या सर इसके आंसर्स, सर क्या आपने यहां पे जितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस है, तो क्या ये क्वेश्चंस अपने नोट्स पीडीएफ में है? तो जी हां दोस्तों, अगर आप ढंग से देखोगे तो सारे के सारे सवाल आपको नोट्स पीडीएफ में जरूर दिखाई देंगे। दूसरी चीज, सर आपका और मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, आपका आंसर 40 आ रहा है, मेरा आंसर 37 आ रहा है, ऐसा किसी एक बंदे ने मेरे को बोला भी था। तो हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे से भी कैलकुलेशन में कम ज्यादा हो सकता है, या फिर कभी कभी क्या होता है डेसिमल पॉइंट के बाद आप जितने डिजिट्स लेते हो ना उतना एक्यूरेसी के ऊपर इफेक्ट होता है, तो डज नॉट मैटर। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कम से कम 3 डिजिट आप लो, सो दैट आपका एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा आए। 2 डिजिट में क्या होता है थोड़ा ऊपर नीचे आंसर्स हो सकते हैं, इसीलिए इस चीज का आपको ख्याल रखना है, राइट। ऑल सेट, यूनिट नंबर 3 डन। यूनिट नंबर 4 के लिए हम लोगों को जाना है। यूनिट नंबर 4 में अगर आप सिलेबस वाइज देखो तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है दैट इज नथिंग बट कर्व फिटिंग। सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। कर्व फिटिंग के ही मैंने यहां पे आपको 2 वर्जन दिखाए हुए हैं। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे 2 वर्जन आएंगे? मैं बताता हूं, 2 वर्जन का मतलब है एक होता है लीनियर या फिर पावर इक्वेशंस वाला होता है, और दूसरा जो वर्जन आएगा वो क्वाड्रेटिक वाला रहता है। अब मैं बताता हूं, आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलने के बाद उन नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप 2 तरीके से दिखा सकते हो। नंबर 1, आप उसको लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हो कि भाई सारे पॉइंट्स मेरे आसपास है। नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आप उसको पैराबोलिक शेप में दिखा सकते हो, इसीलिए यहां पे आपको कर्व फिटिंग के 2 वर्जन दिखाई देते हैं। देखो तो सही, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू बी, दिस इज पावर इक्वेशन। ए बी रेस टू एक्स इज अगेन आपका पावर इक्वेशन। तो आप देख सकते हो पहला वाला लाइन वाला है, बचे हुए 2 जो है वो आपके लॉग यूज करके वर्कआउट किए हुए। अब बहुत सारे लोग बहुत सारा डाउट मुझे पूछते, तो मैं हमेशा आपको यही बोलूंगा, जब आप कोई भी पावर इक्वेशन के सम आए कैलसी पे तो आप उसको प्लीज सॉल्व करो यूजिंग ln, और जब एंटी लॉग निकालना है तो आप उसको ई रेस टू करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, सारे सम्स आपके सॉर्ट हो जाएंगे। अब बोलोगे सर आपने जब लिया था उसमें एलओजी यूज करके फिर 10 करके किया है, वो मेथड भी चलेगी, बट ये मेथड मैंने खुद ट्रायल एंड टेस्ट करके देखी है, तो ये मेथड करेक्ट है। आप ln यूज करो, सारे ln निकालो, उसके बाद जब एंटीलॉग निकालना होगा तब ई रेस टू करके आंसर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट अब कर्व फिटिंग में वाइज, अब बोलोगे सर पहचानने का कैसे, कौन से सवाल है, किस तरीके से वर्कआउट होते, तो मैं बता देता हूं, चलो फटाफट। पहले तो देखो यहां पे आया फ्लो चार्ट, यहां पे पहला तो एक्स रेस टू बी पे फ्लो चार्ट आया हुआ है, ओके कोई बात नहीं। नेक्स्ट लैग्रेंजेस इनवर्स इंटरपोलेशन, टिक मार्क कर लेता हूं। चलो देख लो अभी फटाफट क्या क्या है, किस तरीके से आया हुआ है, कम ऑन चेक कर लो एक बारी। कर्व फिटिंग में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो लीनियर कर्व फिटिंग के ऊपर आपको एक सम पूछा गया है। अब बोलोगे सर यहां पे तो मुझे डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बस हाईलाइट करके बताता हूं, होपफुली आपको समझ में आ जाए। यहां पे देखो a इंटू लोड लिफ्टेड प्लस बी लिखा हुआ है, तो यहां पे नोटेशंस चेंज करे गए हैं, बट सम का अगर आप पैटर्न देखो तो दिस इज क्लियर कट आपका लीनियर वाला पैटर्न आ चुका है। इसका मतलब है एक्स प्लस बी के ऊपर एक सम आपको दिखाई दे रहा है। अलॉन्ग विद दिस ए एक्स रेस टू बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, क्योंकि आप अगर आप देखोगे यहां पे वो नसेल्ट नंबर के जो सम्स है, 3 पेपर में 2 सम्स जो है वो नसेल्ट नंबर पे आए हुए, आप देख सकते हो NU इज इक्वल टू ए इंटू आर ई रेस टू बी। अब बोलोगे सर क्यों इतना वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स वो लोग यूज करते हैं? जस्ट टू कंफ्यूज यू, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप देखो तो ये y है,
ये A है, ये X से और B है, तो इसका मतलब है एक बंदे को अपन Y कंसिडर कर सकते हैं, एक बंदे को X कंसिडर करें तो अपना Y इज इक्वल टू X रेस टू B जो है ना वो जेब में आता है दोस्त। इसीलिए यहां पे ज्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक्चुअल में आपको बताता हूं एक और सम जो जिसने बहुत परेशान करके रखा था जब मैं खुद भी इसके आंसर्स लेके आ रहा था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4A वाला सम, डी इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी, और अगर आप वैल्यू देखो 300, 350, 400, 450, 500, अगर आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करो तो मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा पैटर्न क्वाड्रेटिक वाला है, जिसके मैंने फॉर्मूलेज आपको बहुत बहुत अच्छी स्कीम के हिसाब से बताए थे। तो इसका मैंने रटाया था आपको फॉर्मूला। तो ये y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला जो फॉर्मेट है, यहां पे आपको समेशन एक्स रेस टू, मतलब अभी जैसे यहां पे देखो टी क्यूब समेशन टी रेस टू 4 वगैरह वगैरह, मतलब यहां की अगर आप देखो तो 10 रेस टू 6 वगैरह तक के आपके आंसर्स चले जाते हैं। तो इन दैट केस यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल जब आप इस तरीके के सम सॉल्व करोगे तब। तो नंबर्स बड़े हैं, इस वजह से कैलकुलेशन भी बड़ा हो रहा है भाई, मार्क्स भी तो बड़े मिल रहे हैं ना, डायरेक्ट 10-10 मार्क के लिए आपको यहां पे पूछा गया है। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें न्यूटन के इंटरपोलेशन में भाई, दो टाइप आते हैं, एक आता है फॉरवर्ड एंड उसके साथ आता है बैकवर्ड। उसमें से अगर आप यहां पे पेपर देखो तो मोस्टली जो पूछा गया है वो पूछा गया है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो अगर आपको बाई चांस लग रहा है कि सर थोड़ा सा टफ है, कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, तो इन दैट केस आप सिर्फ फॉरवर्ड करके जाओगे तो भी चलेगा, बैकवर्ड फिलहाल आपने बाजू में रखा तो भी चलेगा, क्योंकि बैकवर्ड आएगा कि नहीं आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हम लोग पॉसिबिलिटी के ऊपर जाते प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए आप जा सकते हो। नेक्स्ट इज लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन। लैग्रेंजेस के इंटरपोलेशन में दो टाइप है, एक है रेगुलर इंटरपोलेशन एंड दूसरा जो है वो है इनवर्स इंटरपोलेशन। अब मैं आपको बता दूं, एक आया तो दूसरा आपको जरूर आएगा, लेकिन अगर आप यहां पे पेपर्स देखोगे तो मोस्टली जो सवाल पूछे गए हैं वो इनवर्स इंटरपोलेशन के ऊपर है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो मैंने बोला हुआ है उनके ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। बोलोगे सर अगर कोई ऐसा समय जहां पे बोला है कि सुटेबल इंटरपोलेशन यूज करो, तो हम लोगों ने कौन सा इंटरपोलेशन यूज करना है मैं आपको बता दूं। आप बस ये वैल्यूज देखो, नंबर्स देखो, अगर बहुत ज्यादा लग रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा न्यूटन के लिए जाओ। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन बहुत कैलकुलेशन वाइज बढ़ा जाता है। आई रिपीट, लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत बढ़ा जाता है। तो इसीलिए अगर सुटेबल इंटरपोलेशन उन्होंने बोला तो आप मेरी बात सुनो, आप जाओ न्यूटन्स के फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। विद दिस जितना था वो सब कुछ मैंने बताया, सारी ट्रिक्स भी मैंने बताई हुई है। अगर आप देखोगे, आप अगर अच्छे से वीडियोस करोगे ना, मैं बताता हूं, अच्छे से वीडियो करोगे तो इन तीनों के फॉर्मूले कैसे रटने उसकी सारी ट्रिक मैंने बताई है, कैसे ए को और बी को फाइंड किया जाता है ये भी मैंने बताया। उसके बाद इस भाई साहब के भी ए बी और सी को कैसे फाइंड आउट करना है उसकी ट्रिक मैंने बताई है। ये जो न्यूटन का इंटरपोलेशन का फॉर्मूला रटना कैसा है उसकी भी ट्रिक मैंने बताई है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है भाई, है ही चार प्लेयर, दो कर्व ट्रेसिंग वाले, एक न्यूटन से, और उसके साथ साथ आपको यहां पे दिखाई देगा लैग्रेंजेस का इंटरपोलेशन। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे लगता है अगर आप ओवरऑल देखोगे सिनेरियो वाइज इस यूनिट को करने के लिए, अगर आप टेक्निकली मुझे पूछोगे तो अगेन आई कैन गिव यू 6 आवर्स। तो 6 घंटे यूनिट नंबर 3 के लिए और 6 घंटे पकड़ के चलो यूनिट नंबर 4 के लिए अपन को लगने वाले। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस यूनिट नंबर 5। ये अब देखो, जो लोग मुझे बोल रहे थे थियरी के लिए कुछ बताओ सर, ये यूनिट है भाई जिसमें आपको बढ़िया सी थियरी पूछी जाती है। अब जब बढ़िया सी थियरी आपको पूछी जाती है तो करना क्या है थियरी के लिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। यूनिट नंबर 5, अगेन इस यूनिट में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स दिखाई देगा और बहुत सारा रिग्रेशन लाइंस के ऊपर काम करना आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो आप देख लो एक बारी क्या है किस तरीके से। सबसे पहले तो सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ये पूरा का पूरा यूनिट काम करता है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कौन, अरिथमेटिक मीन, देन मोड, देन मीडियन, देन उसके बाद होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएंस एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड वेरिएबिलिटी, जिसको बोलते हैं सीवी, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो अगर आप एक्सक्यूज मी पहला लॉट देखो तो यू विल फाइंड कि आपको बहुत सारे यहां पे थियरी प्लस न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं। अब एक और लोग मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये जो कर रहे हो क्या आपको ऐसे नहीं लगता ये वाला टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो। तो अगर आप मैकेनिकल के बंदे हो तो आपने ये स्टैटिस्टिक्स वाला यूनिट जो है वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। व्हेन इट कम्स टू M3 याद करो तो उसमें ये सारी चीजें हो चुकी थी। तो अगर आप ढंग से देखोगे हमें क्या क्या करना है, मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं। एक हमें यहाँ पे आया हुआ है भाई थियरी क्वेश्चन आया है अरिथमेटिक मीन मोड के ऊपर, देन उसके बाद आया है मोमेंट, उसके बाद आया है अरिथमेटिक इसके ऊपर ही आया है, उसके बाद आया है कुर्तोसिस स्क्यूनेस, डन। उसके बाद नेक्स्ट पेपर देखोगे अगेन स्क्यूनेस कुर्तोसिस आया हुआ है, उसके बाद सेंट्रल मोमेंट ही आया हुआ है,
उसके बाद आया है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, उसके बाद आया है कंसिस्टेंसी के ऊपर आया हुआ है। नेक्स्ट इज स्कैटर्ड डायग्राम वगैरह वगैरह के ऊपर एक थ्योरी है। यहाँ पे एक थ्योरी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ही थ्योरी क्वेश्चन आया अब तक। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था ना थ्योरी वाला, ये हो गया। नेक्स्ट मोमेंट एंड कार्ल पियर्सन, मोमेंट एंड कार्ल पियर्सन। अब डू आई नीड टू से मोर, जल्दी से बताओ। आप खुद देख रहे हो कितने टिक मार्क्स किसको है और कौन बड़ा प्लेयर है इसमें, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किस चीज की हम लोगों को करनी है। तो भाई साहब सब कुछ आपके सामने आपके सर ने रेडी रखा हुआ है, आप देख सकते हो। आपको अरिथमेटिक मीन मीडियन मोड के ऊपर थियरी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये थियरी क्वेश्चन है कितने मार्क का भाई? मीन मीडियन मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन ये पूछा है 8 मार्क का, यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको 2 मार्क के लिए पूछे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो वैसे भी मैंने ऑल वीडियोस में ली है, लिखी हुई है, फॉर्मूला भी दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या मैं बताता हूं। आप ये सारा थियोरेटिकली एक्सप्लेन करो और एक एग्जाम्पल दो, छोटा सा एग्जाम्पल लो जिसका आप मीन निकाल के दे सकते हो, मीडियन निकाल के दे सकते हो, मोड निकाल के दे सकते हो और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के दे सकते हो। और आपको बता दूं ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। तो आप कोई भी एक आध एग्जाम्पल, हमेशा इट इज इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई थियरी क्वेश्चन डिफाइन पूछा जाए ना, तो मार्क्स ज्यादा अगर हो तो उसको आप क्या लगा दो, कोई एक आध एग्जाम्पल आप जरूर लगा दो, तो आपको उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना जरूरी है, राइट। अब मुझे पता है आप में से जितने लोगों का M3 अच्छा निकला है, वो M3 अच्छा निकलने का रीजन एक ही था कि आपने वो मोमेंट्स वाले सम्स करे थे और एग्जाम में भी मोमेंट्स वाले सम तब भी आए थे। और मैं आपको बता रहा हूं अब भी आपको मोमेंट्स वाले सम आने वाले। अब आप बोलोगे सर ये जो मोमेंट्स वाले सम है इसमें ज्यादा क्या चेंज हुआ है? तो कुछ भी चेंज नहीं अगर आप देखोगे तो। हाँ, थोड़े बहुत चीजें जो एक्स्ट्रा आपको एड ऑन मिलेगी वो मैं बताता हूं। मोमेंट्स में आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा है दोस्त, वो जो थ्योरी क्वेश्चन पूछा है मोमेंट का, वो क्वेश्चन है आपको बताना है कुर्तोसिस क्या होता है और स्क्यूनेस के बारे में। तो कुर्तोसिस के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है और साथ ही साथ स्क्यूनेस के ऊपर भी। स्क्यूनेस इज सिमेट्री किस तरीके की है एंड कुर्तोसिस ग्राफ का जो पीक वैल्यू है वो किस तरीके से आता है। तो ये सब कुछ ऑलरेडी वीडियोस में दिया हुआ है, ऐप में आप जरूर देख लो। सारे वीडियोस में आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में आ जाएगी, राइट। अब यहां पे देखो ऐसी कौन सी चीजें जो पूछी नहीं अब तक। तो देखो स्पीयरमैन्स वाला रैंक कोरिलेशन के ऊपर सम नहीं पूछा है। अब बोलोगे सर अगर पूछा नहीं है तो क्यों दिया है आपने ऐप में इतना सारा डिटेलिंग में? तो बता दूं मैं आपको, स्पीयरमैन्स रैंक का जो भी सम है वो उसके पहले 2019 के पहले जो पैटर्न था उस पैटर्न में बहुत सारे सम्स आए हुए हैं। तो हम लोग चांस नहीं लेंगे, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। ये पूरा यूनिट अगर आप देखोगे ना, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज ऑल अबाउट आपका कैल्सी का गेम रहेगा जो कि आपको वर्कआउट करना है, राइट। तो अभी फिलहाल पर्सनली आई फील कि आप लोग स्पीयरमैन को अगर आपको फिलहाल स्किप करना है तो करो, रिग्रेशन लाइंस को भी आपको स्किप करना है फिलहाल तो करो। आप वापस बोलोगे सर अगर एग्जाम में आया तो क्या? देखो भाई, मुझे गाली देने से पहले अगर एग्जाम में आया भी तो भी ऑरिंग का क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, इतनी तैयारी रखो। मैं बस आपको यूनिवर्सिटी क्या सोच रही है, किस हिसाब से पहले के पेपर सेट हुए हैं, किस हिसाब से आगे आ सकता है कि पॉसिबिलिटी दे रहा हूं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हो सके तो आप खुद देख लेना किसको टिक मार्क नहीं है, अगर नहीं है तो उसको थोड़ा बैकअप में रख सकते हो, एंड में कर सकते हो, जाते जाते देख के जा सकते हो। आया भी तो अपन वहां पे लिख सकते हो, इस हिसाब से करके जा सकते हो। अब इसके साथ साथ मैं बताता हूं आपको, वो जो थोड़ा सा मुझे बात करनी थी वो करनी थी भाई इसके ऊपर कुर्तोसिस और इसके ऊपर। आपको पता है बीटा 1 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यूनेस, है ना। और उसका एक फॉर्मूला था μ3² अपॉन आता था μ2 का क्यूब। अब आपको पता है आप यहां पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी निकाल सकते हो, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करके। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला ऐसे कुछ मैंने एड ऑन करके दिया हुआ, दैट इज गामा 1। कुछ नहीं यार, कुछ ज्यादा है नहीं। ये अंडर रूट ऑफ आपको बस क्या करना है, बीटा 1 करना है, बस कुछ नहीं है। अब ये जो वैल्यू आती है ना आपकी, ये बहुत पॉइंट में आती है, 0.0 समथिंग 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 आती है। आपको क्या बोलना है, डेविएशन बहुत कम है तो ग्राफ इज एज गुड एज सिमेट्रिक। ये आपको कमेंट डालनी है जब भी कभी आप सम को इसके सॉल्व करो। उसके साथ साथ स्क्यूनेस हो गया था। अब उसके साथ साथ आपको ये एक बंदा और भी था कुर्तोसिस वाला, वो तो आपको पता ही है। बीटा 2 जो है कम्स आउट टू बी μ4 अपॉन क्या आता है दोस्त, μ2 का स्क्वायर आता है। अब ये जो आता है तो इसमें आपको पता है इसके 3 तरीके के ग्राफ भी आते हैं। एक जो है वो आपका लेप्टोकुर्तिक एक कुछ बनता है, ऐसा कुछ है ना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेसोकुर्तिक एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज
प्लेटो कुर्तिक। तो ये 3 तरीके के ग्राफ है, उसमें से ये वाला जो है दिस इज β2 लेस देन 3 के लिए है, दिस इज β2 ग्रेटर देन 3 के लिए है, सॉरी इक्वल टू के लिए है ये, आई एम सॉरी, हाँ दिस इज फॉर इक्वल टू 3 एंड दिस इज β2 लेस देन 3। सो मोस्टली अगर आपकी वैल्यू 2.71 2.41 अगर आई तो आप बोलो β2 इज लेस देन 3, सो द ग्राफ इज प्लैटिकुर्तिक, ऐसे आपको कमेंट करना है। सच में यूनिट नंबर 3 4 5 6 में से अगर आप एनएसएम को देखो तो अगर आप मुझे पूछो तो वो जो फ्लो चार्ट वाला पार्ट अगर आप छोड़ोगे ना तो बाकी ये सारा सिलेबस बहुत सही से सेट किया गया है। हाँ, यूनिट 6 में आपको एंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यार यूनिट नंबर 6 में उन्होंने लीनियर मैपिंग के ऊपर कुछ सम्स पूछने की कोशिश करी है जो कि सच में डिफिकल्ट है। तो बस उतना ही पैच है जो कि आपको टफ जा सकता है। आप 3 4 5 को बढ़िया से करके ही जाओ एट एनी कॉस्ट। मुझे पर्सनली लगता है 3 4 5 में कुछ स्किप मत करो, 6 में कुछ चीजें हैं जो कि आप स्किप कर सकते हो इन दैट केस, राइट। चलो बच्चों यूनिट नंबर 6 करते हैं। यूनिट नंबर 6 के लिए शुरुआत करो दोस्तों। अगर आप ओवरऑल सिलेबस वाइज भी देखो तो आपको किस तरीके से क्या क्या आता है, क्या चीजें पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूं भाई साहब। आपको ना ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें से जो प्लेयर्स है ना वो बताता हूं मैं। बाइनोमियल, ये भी पार्ट आप सीखे हो, पता है आपको, बाइनोमियल पॉइजंस, राइट। उसके साथ साथ काई स्क्वायर वाला डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन पे ही ज्यादा से, हाँ एक और है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैसे भी सारे M3 में थे, वही डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत ज्यादा है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। बट उसमें से अगर आप देखो तो 4 डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है अपन के लिए। मुझे पर्सनली लगता है सबसे ज्यादा अगर आप किधर भी जाओ किसी भी तरीके से वर्कआउट करो तो आपको इन 4 कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब ये कंपलसरी करके ही जाना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। इधर ही 2 हो गए, यहां पे थियरी आ गई भाई इसकी, ये थियरी आ गई। उसके बाद आ गया नेक्स्ट इज व्हाट, हेड्स मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब करो, कोई बात नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सम आ गया, राइट। नेक्स्ट ए कैन हिट द टारगेट, ये देखो ये सम में आ गया। नेक्स्ट मशीन वाला है, इट कम्स फ्रॉम मशीन 1 बेस थ्योरम। देन देर इज फैक्ट्री वाला जो है डज नॉट डिपेंड हाइपोथेसिस, मतलब वापस स्काई स्क्वायर पे आ गया। एंड ये आ गया भाई इधर पे सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट 12 टेस्ट मैचेस वाला तो ये तो प्रोबेबिलिटी पे था। उसके बाद का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन पे आया। नेक्स्ट इज अगेन डिस्ट्रीब्यूशन पे आया और उसके बाद आया। अब बताओ मुझे और कुछ एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत है क्या? प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स में यार ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि बेसिक प्रोबेबिलिटी आती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी आती है। तो प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स जो है वो आपको यहाँ पे वर्कआउट करने हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इज सम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। लेकिन क्या होता है बताओ मैं, सम्स ऑन प्रोबेबिलिटी पे कोई गारंटी नहीं लेता है दुनिया में। प्रोबेबिलिटी समथिंग जिसकी इतनी बड़ी बड़ी सिर्फ बुक्स है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर, वो भी बुक मतलब कमी है डेटा, इतना वास्ट है प्रोबेबिलिटी टॉपिक, यू नेवर नो कि किस तरीके का सम है। कभी कभी इतना आसान सम आ जाता है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट सम आ जाता है। अब देखो ये सम अगर आप देखोगे 12 टेस्ट मैच वाला, ये सम कहीं पे भी नहीं है। अगर आप कितने भी लोकल ऑथर ढूंढो यू वोंट फाइंड अ सम। आप कहीं पे भी गूगल पे भी सर्च करो सिमिलर टाइप का सम गलत आंसर्स के साथ आपको दिखाई देगा, बट करेक्ट आंसर है नहीं। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। आप बोलोगे सर फिर आपने क्या करा है, भाई मैंने एकदम सही सॉल्व करके दिया है, तो तू चिल कर, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें आप क्या स्किप कर सकते हो, देखो ये जो रैंडम वेरिएबल है, पीडीएफ सीडीएफ वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, क्लियर स्किप कर सकते हो। सेकेंड चीज है इसका मैट्रिसेस का मैंने बेसिक का एक वीडियो डाला है ऐप के ऊपर, अगर आपको चाहिए तो करो, नहीं किया तो भी चलेगा। अब करना क्या मैं बताता हूँ आपको। एक लीनियर मैपिंग के बारे में एक बड़ी सारी चीज बता देता हूँ। लीनियर मैपिंग भी बुक्स में ठीक से नहीं दिया हुआ है, मैं वापस बता रहा हूँ। ये पोर्शन बहुत वीक है बुक्स में और ये पोर्शन की कोई गारंटी नहीं लेता सम्स किस तरीके से आते हैं। तो आपको जो जुगाड़ करना है वो यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 में करना होगा। यूनिट 6 में आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो चीजें नहीं आने वाली है क्योंकि बहुत वास्ट है और अजीब तरीके से दिया हुआ है। देखो तो सही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि आपको जो सवाल पूछा है, ये देखो दोनों सवाल सेम है, मतलब 2 ही बार सवाल आया है लीनियर मैपिंग के ऊपर और दोनों के दोनों सवाल सेम है। और तो और दोनों के दोनों सवाल सेम होने की वजह से अगर आप ऐप में भी देखोगे तो इसके आंसर्स मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं, जिसके लिए आपको
एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है रैंक फाइंड करने की, वो छोटी सी कॉन्सेप्ट आनी जरूरी है, तो वो वहां पे दिखाई है रो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से करके आंसर्स लेके आने के। तो अगर आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो आप ये चीजें स्किप करोगे, बट एट द सेम टाइम यूनिट 6 अगर आप कुछ चीजें स्किप कर रहे हो, मेक श्योर 3, 4, 5 में आप कुछ स्किप नहीं करोगे, राइट। तो मुझे पर्सनली लगता है ये रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। इसमें से जितना समझ में आ रहा है उतना लो, नहीं समझ में आया तो आप इन चीजों को जितना याद रहता है रखो, बाकी छोड़ दो, ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स ढंग से करके जाओ, सम्स ऑन प्रोबेबिलिटी ढंग से करके जाओ। अब मेरे अपने ऐप में क्या चीज नहीं है मैं बताता हूं, बस एक सवाल नहीं है, जो कि यहां पे देखो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है, बस उतनी आप कहीं से ढूंढ के निकालो। आप चैट जीपीटी से ले सकते हो या फिर कहीं से भी ले सकते हो, या फिर आप नेट पे जस्ट गूगल पे डाल दो, जितना भी आ रहा है डेटा, जितना रट सकते हो रटो। ये थ्योरी क्वेश्चन बस यहाँ पे आया था, उतना आपको एक बार ही देखना पड़ेगा, राइट। बाकी तो यार थ्रू आउट सम सारे नया जो, मतलब जैसे ये लोग बड़े हो रहे, जैसे जून 22 है, जनवरी 23 देखो या फिर जून 23 देखो, ये लोग बड़े हो रहे, तो इन्होंने थ्योरी क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा कम किया है। रादर आप देखो ये दोनों पेपर में देखोगे तो आपको हार्डली कहीं एक आध जगह पे आपको फ्लो चार्ट दिखाई देगा, अदरवाइज तो फ्लो चार्ट भी नहीं है। एक अंदाजा आ गया जो लास्ट मिनट वाली प्रिपरेशन करनी है, किसको करना है क्या नहीं करना है। मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कराने लगाता हूं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया क्या करना है कैसे करना है वापस से एक बारी। थैंक यू सो मच। मीनवाइल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पॉसिबल अगर हुआ आपको तो, अगर बाई चांस ये वीडियो यूट्यूब पे आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपके फीडबैक्स देना। सेकेंड चीज, अपना जो ऐप का ग्रुप है, बहुत सारे बच्चे ना ज्वाइन नहीं हुए, तो प्लीज अपना जो ऐप का ग्रुप है उस ग्रुप पे भी आप ये फीडबैक डालना, आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है। चलिए दोस्तों, आई एम श्योर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से कैल्सी का यूज करना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। खुद का कैल्सी लेके जाओ और मस्त मार्क्स लेके आओ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।